जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने भारत के संविधान में अपने पिछले वीडियो में क्लास 1 और क्लास 2 लिया था। क्लास 1 में मैंने टोटल 12 अनुसूचियाँ बताई थी और भाग 1 और भाग 2 बताया था। और मैंने अपने दूसरे क्लास में भाग 3 मूल अधिकार, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसको डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो आज ये मेरा क्लास 3 है, जिसमें मैं आपको भाग 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको ये सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप वहाँ पे जाके सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें देख सकते हो। तो समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में टोटल अधिकार बताए थे, टोटल हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। मैंने आपको अनुच्छेद 32 बताया था। अनुच्छेद 32 जो कि क्या है? अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैंने आपको कल यहाँ तक उसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था और इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार भी कहा जाता है। जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रिट और या कौन कौन सी याचिका है। तो पहली रिट होती है जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? ये क्या होता है? जैसे अगर मान लेते आपको कोई किसी पुलिस ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने आपको गिरफ्तार कर लिया है किसी भी तरीके से, तो जब ये रिट या याचिका आती है तो 24 घंटे के अंदर बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट कि 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर कोई अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और दूसरा क्या है? परमादेश। परम आदेश कहते हैं ना, ये परम आदेश है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है और उससे पूछा जाता है आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये परम आदेश है, ऊपर से आदेश आया और उस आदेश को पालन करना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर क्या? अधिकार परीक्षा। तीसरा क्या? अधिकार परीक्षा। ऐसा कोई भी सरकारी कर्मचारी जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है फिर भी वह व्यक्ति वह काम कर रहा है। जैसे मान लेते कोई वार्ड बॉय है जिसका काम है कुछ और करना, लेकिन वो फिर भी इंजेक्शन लगा रहा है, जबकि इंजेक्शन लगाना डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस वार्ड बॉय के क्षेत्र में नहीं आता, तो फिर भी वो व्यक्ति वो काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो। अर्थात आपके पास जो अधिकार क्षेत्र है आप उसी अधिकार क्षेत्र में काम करोगे। जो होती अधिकार परीक्षा, आपसे सुप्रीम कोर्ट अधिकार पूछती है आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो। और तीसरा क्या होती है? प्रतिषेध। देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंस है। देखो दोनों में क्या होती है, जो ऊपरी न्यायालय है अपने निचली न्यायालय पे ये तब लाती है प्रतिषेध जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्यवाही या फिर कोई फैसला सुना रही है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई भी कार्यवाही कर रही है। देखो प्रतिषेध में क्या होता है, जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्यवाही कर रही है तो ऊपरी न्यायालय उस पर प्रतिषेध लाती है और वह कार्यवाही तत्काल वहीं रुक जाती है। और जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है, जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो ऊपरी न्यायालय उस पर या उत्प्रेषण लाती है और वह कार्यवाही वहीं की वहीं रुक जाती है और साथ ही साथ उस कार्यवाही को या उस केस को सुप्रीम कोर्ट
अपने पास बुला लेता है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में यही डिफरेंस है कि प्रतिषेध में वह कार्यवाही वहीं रुक जाती है, जबकि उत्प्रेषण में वह कार्यवाही वहीं रुकती है। रुकने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट उस कार्यवाही को अपने पास बुला लेता है कि इस कार्यवाही को सुनने का अधिकार हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सा? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। तो आगे हम बात करते हैं भाग 4, जिसको आज हमारा टाइटल लगा था, हम पढ़ने वाले हैं कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ थे? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, जबकि आपका जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक था, और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक था। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि यह आखिरकार ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें क्यों दिए गए। जो हमारे संविधान निर्माता थे हमें कई सारे अधिकार और देना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इसलिए कुछ अधिकारों को हमने इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाल दिया कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य प्रयास करेगा, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे, तो हम अपने नागरिकों को ये सारे अधिकार उपलब्ध कराएंगे। तो इस उद्देश्य से इस भाग 4 में कई सारे अधिकारों को डाला गया है। तो ये क्या है, देखो आप शुरुआत करते हैं। जो भाग 4 है ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपसे पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात अगर सरकार चाहे तो देगी, अन्यथा नहीं देगी। आप इसके लिए किसी भी कीमत में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके ले सकते हैं। तो एक राजनीतिज्ञ थे बहुत बड़े, उन्होंने केटी शाह, उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है चेक के समान है। आपसे कई बार पूछता है कि किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व चेक के समान है, तो केटी शाह ने कहा नीति निर्देशक तत्व आपका चेक के समान है। इसका उद्देश्य क्या था? इसको देने का जो उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के संबंध में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अनुच्छेद 12 में भी यही कहा गया, राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के संबंध में। वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था कि राज्य आखिरकार होते क्या हैं, राज्य किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इसे जो हमारा ये भाग 4 है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यह न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। आप इसे न्यायालय के माध्यम से नहीं मांग सकते हो, अर्थात यह सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी कीमत में सरकार जो है इस नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। 37 में यही बोला गया। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 38 में क्या कहा गया है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात इसका मतलब क्या है, सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिससे जनता का लोक कल्याण हो सके। अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे इसमें क्या होंगे, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से। आखिरकार सरकार कैसी लोक कल्याण करेगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के वो हमारे लिए लोक कल्याण का काम करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान काम के लिए चाहे वो महिला हो और पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन। अर्थात जैसे कोई एक पुरुष है और एक महिला है, दोनों की एक ही पोस्ट है, तो उन दोनों के लिए दोनों की एक ही पोस्ट है, दोनों को समान सैलरी मिलेगी। हम जेंडर के आधार पे किसी को कम और ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं। यही कहा गया, समान काम के लिए समान वेतन महिला और पुरुष को। और 39 का में क्या कहा गया, 39 का में कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि
कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि राज्य एक प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके और सभी को निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता मिल सके। जैसे क्या होता, अगर आपको किसी प्रकार से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपके पास पैसे नहीं है वकील रखने के लिए, तो सरकार आपको खुद एक वकील प्रोवाइड कराती है निःशुल्क रूप से। इसी के तहत अनुच्छेद 39 का के तहत कि राज्य प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और जिसके पास पैसे नहीं हो उसको भी सरकार निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता दिला सके। और अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत की स्थापना। राज्य प्रयास करेगा कि वो पंचायतों की स्थापना करेगा और आखिरकार 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से हमारे भारत देश में ग्राम पंचायत की स्थापना हो चुकी है। तो हमने इसको प्राप्त कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में ये बताया गया है कि कुछ दशकों में सरकारी सहायता की हमारे नागरिकों को राज्य प्रयास करेगा कि कुछ दशकों में सरकारी सहायता मिल सके नागरिकों को। जैसे क्या है? विधवा पेंशन, लोगों को विधवा पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन और साथ ही साथ वृद्धा पेंशन। तो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन क्या है? सरकारी सहायता। कुछ दशकों में सरकारी सहायता राज्य देने का प्रयास करेगा। जबकि हमारे अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? राज्य जो है न्याय संगत कार्य की मानव उचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य जो है, राज्य का ये कर्तव्य होगा, जब राज्य के पास पर्याप्त संसाधन या पर्याप्त मात्रा में पैसे आ जाएंगे तो वह न्याय संगत कार्य, ना कि जो उसको कार्य मिलेगा एक न्याय संगत कार्य हो और मानव उचित दशाएं, और उसके लिए जो कार्य कर रहा हो वो मानव के लिए उचित स्थितियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रसूति सहायता, जैसे महिलाओं को मिलती है प्रसूति सहायता, तो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 43 आपका कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। अब ये क्या? निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है तो उसको इतना वेतन दिया जाए कि उस वेतन से वह व्यक्ति अपना परिवार चला सके। इसी को बोलते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको सरकार इतना वेतन देगी कि वह उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और अनुच्छेद 43 का में क्या कहा गया? अनुच्छेद 43 का में कहा गया है उद्योग प्रबंधन में, जितने भी उद्योग प्रबंधन हैं इनमें कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। सरकार जो है जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी कंपनियां हैं, उनमें इन कामगारों के जो कारीगर हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, जो लेबर हैं, उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कही गई है कि हम भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू करेंगे। जबकि अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है अगर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जिनकी भी उम्र 6 वर्षों से कम है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार इस बात के लिए प्रयास करेगा कि 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके। और अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि SC ST OBC के लिए विशेष रिजर्वेशन की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। जबकि आगे हम बात करें अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 में ये कहा गया है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। कि आखिरकार जो सरकार है वो पोषण युक्त, न्यूट्रिशन युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और उसके साथ ही साथ नशीली दवाइयाँ जैसे शराब, अफीम, इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में 2 बातें बोली गई हैं। एक तो सरकार अपने नागरिकों को पोषण युक्त, न्यूट्रिशन युक्त आहार उपलब्ध कराएगी
और साथ ही साथ नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास करेगी। आपके 48 का में क्या है, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को, कि राज्य क्या करेगा, जो भी एग्रीकल्चर है और आपका पशुपालन है उसको आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा। नहीं तो हमारे जो मतलब किसान भाई हैं और जो पशुपालन लोग हैं वो अपने पुराने तरीकों से उसको कृषि करते हैं। तो सरकार का यह कर्तव्य होगा या सरकार इस बात के लिए प्रयास करेगी कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित किया जाए। और आपके अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करना और हमारे वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आगे बात करते हैं, जबकि हमारा अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं जो हमारे देश की धरोहर है उसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। चाहे वो अयोध्या मंदिर का निर्माण करना हो, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर थी, जो भी राष्ट्रीय स्मारक हो उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, ये क्या होगा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। जबकि अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 50 में ये बोला गया है कि कार्यपालिका, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका वो होती है जो कानून लागू करने का काम करती है। देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, जबकि न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। अनुच्छेद 50 में यही कहा गया है कि कार्यपालिका को पूरी तरह से न्यायपालिका से अलग किया जाए। कार्यपालिका अलग बॉडी है, न्यायपालिका अलग बॉडी है, दोनों को एक में मिक्स ना किया जाए। और 51 में क्या कहा गया है कि हमारा देश जो है, राज्य जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो आपके जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके इतने सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 36 में क्या था, 37 में क्या है, 38 में क्या है, उससे लेके 51 तक हमने सभी अनुच्छेदों को डिस्कस किया और बहुत ही सरल और शब्दों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको सीक्वेंस वाइज अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, जो कि यह वीडियो आपके लिए, जो भी बच्चे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पेट के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो या फिर एसएससी के लिए हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ पे आपसे पॉलिटी या भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम भाग 5 संघ एवं राज्य क्षेत्र को डिस्कस करेंगे और उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे।